जैसा आपको मालूम है कि इससे पहले हम कर चुके हैं, जो लास्ट जून क्लास थी उसमें मैंने आपको जो प्रॉपर्टी स्टार्ट कराई थी वो कराई थी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, ऑक्सीजन ऐड करना है। ऑक्सीजन ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में मैंने आपको बताया आपको ऑक्सीडेशन ऐड करना, ऑक्सीजन ऐड करना है तो उसके लिए आपको चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड्स अगर आप लेते हो RCHO, तो इसका ऑक्सीडेशन करना काफ़ी इजी होता है क्योंकि इसमें H है, तो आराम से जो है ये अटैच हो जाएगा इसके साथ और ये बन जाएगा एल्डिहाइड जो है आराम से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा लो चाहे वीक, दोनों से ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम कीटोन्स में बात करते हैं तो कीटोन्स के अंदर जो है कोई H तो है नहीं, तो अगर हमें इसके अंदर ऑक्सीडेशन करना है तो हमें बॉन्ड ब्रेक करनी पड़ेगी। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा ही जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा वो क्या चलेगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर भी यही कि कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी, लेकिन ऐसा एसिड होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएंगे, कम। ठीक है, दूसरी बात, अब बात करते हैं कि अगर हम कोई टेस्ट के लिए बात करते हैं तो हमें मालूम चल गया कि इफ़ वी चूज़ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडेशन कर लेंगे लेकिन रिडक्शन कीटोन्स जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो है टेस्ट की बात करेंगे तो टेस्ट में भी क्या आ जाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाएंगे। तो मैंने आपको जो है कीटोन्स का तो ऑक्सीडेशन समझाया भी था। अगर दोनों आर ग्रुप एक जैसे हैं तो आप कोई भी बॉन्ड ब्रेक कर लो, लेकिन अगर दोनों आर ग्रुप हैं अलग अलग तो आपको चूज़ करना पड़ेगा पॉपऑफ्स रूल। और इस केस में जो मेनली जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चलते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेके चलते हैं। पॉपऑफ्स रूल में क्या होता है कि जो CO होता है वो छोटे वाले आर के साथ रहता है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होती है बड़ी वाली। ठीक है, अब मैं बात करने जा रही हूँ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं पहला जो लेके चल रही थी, कल मैंने आपको बताया भी था, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलरेंस रिएजेंट के अंदर आपको क्या लेना पड़ता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर का एक्चुअली में होता क्या है, आप देखो AgNO3, NO3 माइनस अगर मैं हटा भी देती हूँ तो Ag पे क्या साइन आएगा, प्लस का। तो Ag प्लस का जो सॉल्यूशन है उसको हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, ऐसे ही आप फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ोगे तो वो कॉपर आयन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेनली Ag प्लस होगा। क्या इसके अंदर आपको क्या करना होगा, सिल्वर नाइट्रेट लेना होगा, AgNO3। ठीक है, AgNO3 अगर मैं नॉर्मल तरीके से बताती हूँ तो आपको सिल्वर नाइट्रेट लेना है और उसको अमोनिया के सॉल्यूशन में आपको इसका अमोनिया का जो है सॉल्यूशन तैयार करना है। मतलब इसके अंदर जो है अमोनिया है, अमोनिया भी क्या कर रखा है, वाटर के साथ मिक्सअप हो रखा है। ठीक है, और ये जो है जो भी सॉल्यूशन बन करके आएगा दैट इज नॉन एज टॉलरेंस रिएजेंट। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अमोनिकल सॉल्यूशन। दोनों मिलेंगे NH2 बन करके बनाएंगे NH4OH। ठीक है, ये NH4OH इस AgNO3 के साथ मिलेगा। ठीक है, और एक्चुअली में होता क्या है, वैसे तो आप इतना भी कह सकते हो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज टॉलरेंस रिएजेंट। अमोनिया का जो सॉल्यूशन है वाटर के साथ हमने बना रखा है, आपको मालूम है अमोनिया गैस होती है, हमने सॉल्यूशन बना लिया, अमोनिकल सॉल्यूशन बना लिया है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमें बन गया टॉलरेंस रिएजेंट। अब पहले क्या होता है कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बनाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फिर AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है। ठीक है, और इनमें आपस में रिएक्शन होती है। जिसे अगर मैं बताती हूँ तो इनके दोनों के 2 मोल्स हम ले लेते हैं और तो क्या होगा, ये NH4 इस NO3 के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो 2NH4 2NO3 के साथ कंबाइन हो गए तो ये बन गया 2NH4NO3। आप याद करना चाहो रिएक्शन तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, इस OH से क्या निकल जाएगा, H2O, और Ag इस O के साथ मिलकर के बनाएगा प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, Ag2O के, सिल्वर के ऑक्साइड बन करके आएगा। लेकिन ये सिल्वर का ऑक्साइड ना मतलब स्टेबल नहीं होता, ये डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसको थोड़ा सा भी अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए ना इस Ag2O को, तो ये क्या करेगा, मिलकर के क्या बना देगा, टॉलरेंस रिएजेंट। आपको टॉलरेंस रिएजेंट का कल मैंने फॉर्मूला भी बताया था, AgNH3 ट्वाइस प्लस। ठीक है, ये
एक्चुअली में होता तो ये बेसिक सोल्यूशन है, अल्कलाइन सोल्यूशन है, लेकिन अगर पानी में अगर डालते तो ये OH माइनस डिजोल्व हो जाएगा ना, तो ये बाहर निकल जाएगा काउंटर आयन की फॉर्म में। तो मेन जो टॉलरेंस रिएजेंट है वो क्या रहता है, AgNH3 ट्वाइस प्लस। तो अगर हमसे कोई पूछता है तो हम डायरेक्ट ये रिएक्शन याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से बता सकते हो। अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नॉन एज टॉलरेंस रिएजेंट हैविंग फॉर्मूला AgNH3 ट्वाइस प्लस। पता है इस टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को ना, इसको टॉलरेंस रिएजेंट, और जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसको टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। ये टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट खाली एल्डिहाइड देता है, ओनली फॉर एल्डिहाइड्स। कैसा भी एल्डिहाइड हो, हर एक तरह का जो है एल्डिहाइड जो है ये टेस्ट देगा, नॉट फॉर कीटोन्स। कीटोन्स के लिए टेस्ट नहीं होता। तो अगर हमसे एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए कभी भी कोई टेस्ट पूछते हैं तो सबसे बढ़िया टेस्ट होता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। इस टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को एक और नाम से भी जानते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों कहते हैं उसका रीजन मैं आपको भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। तो मैं आपको बताती हूँ टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट के बारे में। मैं आपको बताया इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कह देते हैं, यूज्ड फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। कैसा भी एल्डिहाइड हो, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, हर एक तरह का जो एल्डिहाइड है वो ये टेस्ट देता है। इसमें क्या होगा, आपको एल्डिहाइड लेना है, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम चूज करने जा रहे हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया टॉलरेंस रिएजेंट हो गया। तो मैं इसका फॉर्मूला लगा लेती हूँ सीधा सीधा, AgNH3 ट्वाइस प्लस। है तो OH माइनस भी, लेकिन OH माइनस काउंटर आयन के फॉर्म में जो है अलग हो गया है। ठीक है, ये हो गया। अब आप जब इसका रिएक्शन कराओगे तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान से सुनना कैसे होगा इसका ऑक्सीडेशन। ये जो कंपाउंड है इसमें से सिल्वर जो है वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको कराते हैं एक्चुअली होता क्या है, आप टेस्ट ट्यूब लो। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, एल्डिहाइड डाल रखा है। ये एल्डिहाइड है आपके पास, कोई भी एल्डिहाइड आपने ले लिया। आप इसमें क्या कर रहे हो, टॉलरेंस रिएजेंट डाल रहे हो, हल्का सा गर्म कर रहे हो। टॉलरेंस रिएजेंट करके आप इसको हल्का सा हीट कर लो। ठीक है, गरम करा, जैसे गर्म करोगे उसके बाद थोड़ा ठंडा करोगे तो क्या होगा, आप इसके माउथ को, टेस्ट ट्यूब के माउथ को ऐसे टच करके देखोगे तो आप अपने फिंगर पर जो है हल्का सा जो है क्या मिलेगा आपको, चमकीला सा पाउडर मिलेगा, दैट इज द सिल्वर। ठीक है, सिल्वर पाउडर यहाँ पर मिल रहा है बिकॉज हम क्या ऐड कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट हम एक तरह से ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। गर्म करने से अगर यहाँ पर सिल्वर का पाउडर डिपॉजिट होता हुआ मिलता है, इसका मतलब यहाँ एल्डिहाइड कन्फर्म है, अदरवाइज नहीं। इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि सिल्वर पाउडर डिपॉजिटेड एट द जंक्शंस ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो यहाँ पर है ये, इसको हम सिल्वर मिरर इसलिए कहते हैं बिकॉज इट डिपॉजिटेड एट द जंक्शंस ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के माउथ के ऊपर जो ये डिपॉजिट हो जाता है, इस कारण से ये NH3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं बता रही हूँ। ठीक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, RCOOH एसिड बनेगा। इस एसिड ने क्या कर दिया, अपना H+ यहाँ से बाहर निकाल दिया है, ये बन गया है सॉल्ट, और वो H+ जाकर OH माइनस से जुड़ गया है और ये बन गया है वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स बन करके आएंगे। आप दोबारा समझ लीजिए, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करा रहे हो, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, टॉलरेंस रिएजेंट क्या हो गया, सिल्वर AgNH3 ट्वाइस प्लस। सिल्वर नाइट्रेट को हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिक्स कर रखा है, टॉलरेंस रिएजेंट बन करके आ रहा है, अल्कलाइन सोल्यूशन है, OH माइनस बाहर को निकाल दिया हमने। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, रिएक्शन कराया, तो इसमें से Ag जो है सिल्वर मिरर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, अमोनिया यहाँ से रिलीज हो जाएगी, और एसिड जो एल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो RCOH के साथ O लग जाएगा तो OH हो गया। लेकिन ये OH जैसे बना, एसिड बना, इसने अपना H+ रिलीज कर दिया, क्योंकि एसिड जो है वो अपना H+ रिलीज कर देते हैं, कंबाइन कर देगा OH माइनस के साथ, तो फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर की। तो यहाँ पर खत्म होता है टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। मैंने आपको बताया टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें कैसा भी एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, चाहे बेंजीन वाला हो चाहे बिना बेंजीन वाला हो, सारे के सारे एल्डिहाइड्स शो करेंगे इस टेस्ट को, इसलिए हम इसको कहते हैं ओनली फॉर द एल्डिहाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम टेस्ट की बात करें तो यहाँ से ही मैं जो है दूसरा टेस्ट लेके चलती हूँ। ये टेस्ट है फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अगर जैसे मैं बात करती हूँ टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट की, तो ये जो है सिल्वर आयन का जो है कोई कॉम्प्लेक्स था। ऐसे ही फैलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फैलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और ये कॉपर आयन का होता है।
ठीक है। एक्चुअली में जो अगर थोड़ा सा मैं इंट्रो दे देती हूँ, फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशंस को मिला करके बना है। एक होता है फैलिंग ए और एक होता है फैलिंग बी। ये दो सॉल्यूशंस हैं, इन दोनों को मिला करके हमारे पास फैलिंग सॉल्यूशन तैयार होकर के आ रहा है। अब आता है फैलिंग ए क्या होता है। देखो कॉपर आयन का है। एक्चुअली में कॉपर आयन का भी क्या होता है, कॉपर सल्फेट लेते हैं। कॉपर सल्फेट ना सॉलिड है, ठीक है, उसको हमने वाटर में मिक्स कर लिया, तो मैंने इसको बना दिया एक्वा सॉल्यूशन। पानी में मैंने इसको मिक्स कर लिया, कॉपर सल्फेट लिया, इसको पानी में मिक्स कर दिया, मेरे पास बनकर आ गया फैलिंग ए। ठीक है, नॉर्मल तरीके से ब्लू कलर का सोल्यूशन आ गया है, ये आपको सभी को मालूम है ही। अब हमने क्या करना है, फैलिंग बी। फैलिंग बी हमने इसके अंदर ऐड करना है। फैलिंग बी क्या होता है, फैलिंग बी जैसे ये एक्वा सोल्यूशन है वो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, उसमें आप बेस डाल के चलते हैं। और अल्कलाइन सोल्यूशन भी किसका, एक सॉल्ट का, अल्कलाइन वो भी ब्लू कलर का ही होता है सॉल्ट, और उसका सॉल्ट का नाम है रोचले सॉल्ट। फैलिंग बी क्या होता है, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ रोचले सॉल्ट। ये रोचले सॉल्ट एक्चुअली में क्या है, मैं इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है आपके पास, आपको तो फैलिंग सोल्यूशन नॉर्मल तरीके से पूछता है कोई, ये फैलिंग ए फैलिंग बी भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ। फैलिंग सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ फैलिंग ए एंड फैलिंग बी। फैलिंग ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट को वाटर मिक्स कर रखा, ब्लू कलर का सोल्यूशन बना, एक्वस कॉपर सल्फेट। फैलिंग बी क्या होता है, रोचले सॉल्ट लेना है, रोचले सॉल्ट का अल्कलाइन सोल्यूशन तैयार करना है। रोचले सॉल्ट क्या होता है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, टार्ट्रिक एसिड होता है, उसको आपने सॉल्ट की फॉर्म में लेना है, H+ निकाल करके उसमें सोडियम आयन पोटाशियम आयन ऐड करना है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। अगर कोई और भी डेप्थ में जाना चाहता है तो इसके हॉट्स में इसका क्वेश्चन भी है, ठीक है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। तो ये हो गया हमारे पास रोचले सॉल्ट, इसका हमने अल्कलाइन सोल्यूशन तैयार करके रखना है। ये रोचले सॉल्ट एक्चुअली में इसलिए होता है ताकि रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड हो जाए, कहीं पर भी जो है कोई कॉम्प्लेक्स दूसरा ना बन जाए, क्योंकि कॉपर आयन काफी रिएक्टिव है, तो कहीं और दूसरे से रिएक्शन करके कुछ और ना बना दे, वाटर एब्जॉर्ब ना कर ले कहीं से, मतलब बहुत से ऐसे ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, इसलिए हम इसको यूज करके रखते हैं। ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो व्हाट विल हैपन, देखो दोनों ही फैलिंग ए और फैलिंग बी बोथ आर कलर्ड इन सोल्यूशन, ब्लू इन कलर। जब दोनों को मिक्सअप करेंगे तो वी गेट द ब्लू कलर फैलिंग सोल्यूशन। जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फर्स्टली वी टेक द एल्डिहाइड्स, ठीक है, इसमें जो मेन जो रिएक्शन करना है वो कॉपर आयन है और यहाँ से अल्कलाइन सोल्यूशन है, बाकी तो इसमें ऐसा कोई चीज है नहीं। रिएक्शन करेगा कॉपर आयन, कॉपर आयन में चार्ज होता है आपको मालूम है +2, अल्कलाइन सोल्यूशन है तो इट विल गिव्स OH-। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, हल्का सा हीट करना है। तो समझ में आया, एल्डिहाइड लेंगे, कॉपर आयन कहाँ से आया, फैलिंग ए से आया, और अल्कलाइन सोल्यूशन कहाँ से आया, फैलिंग बी से आया। जब हम कराएंगे तो वही चीज है एल्डिहाइड्स का, ये भी आपके पास क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ से क्या बनेगा, RCO, H के साथ क्या लग जाएगा, O, तो बन गया OH। वही बात है, जो एसिड है वो अपना क्या रिलीज कर देगा, H+, ये बन जाएगा सॉल्ट। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन बन करके आ गया, ये H+ जो है निकल करके OH- से जुड़ेगा एंड वी गेट H2O। ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ये कॉपर आयन भी जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ऑक्साइड में, नॉन एज कॉपर ऑक्साइड, Cu2O। कॉपर में भी कौन सा स्टेट आ रखे, +2, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका जो पीपीटी आएगा वो कैसे कलर का आएगा, ब्रिक रेड पीपीटी, जैसे ईंटों का कलर होता है ना वैसा ब्रिक रेड पीपीटी जो है इसका बन करके आएगा। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग बी को मिलाकर के फैलिंग सोल्यूशन तैयार होता है। फैलिंग ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, फैलिंग बी इज अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ रोचले सॉल्ट, रोचले सॉल्ट इज सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। जैसे हम इसका रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड प्लस कॉपर आयन प्लस OH-, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, RCOH, H आयन निकल करके OH- से जुड़ेगा, वाटर बन जाएगा, Cu+2 क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज ब्रिक रेड पीपीटी। ठीक है, और एक और बात में, अगर ब्रिक रेड पीपीटी आता है तो इसका मतलब एल्डिहाइड कन्फर्म है। लेकिन यहाँ जो एक और बात समझने की है ये कि टॉलरेंस रिएजेंट हर एक एल्डिहाइड देता है, ऑल टाइप ऑफ एल्डिहाइड्स शोज दिस टाइप ऑफ टेस्ट, ऑल एल्डिहाइड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं फैलिंग सोल्यूशन की, तो फैलिंग सोल्यूशन इज गिवन ओनली बाय द एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। जैसे अगर आपको कोई एल्डिहाइड आ जाए, मान लो 2, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, जैसे एलिफेटिक एल्डिहाइड ये जो है टेस्ट देगा, एरोमेटिक इस टेस्ट को नहीं देंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एल्डिहाइड आ गया, और एक और कोई टेस्ट ले लेते हैं,
ठीक है, या नॉर्मल तरीके से आप सिंपल बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजल्डिहाइड, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो विदाउट बेंजीन और ये बेंजीन है, मतलब ये तो एलिफेटिक हो गया हमारे पास और ये एरोमेटिक। अगर हमसे कोई टेस्ट की बात करता है तो हम इसमें दे देंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट ये देगा और ये नहीं देगा, जबकि टॉलरेंस टेस्ट दोनों दे देंगे। तो इसके साथ हमारे पास खत्म होती है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज कर ली है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। उसके बाद एक रिवीजन के तौर पर मैं एक और रिएक्शन ले लेती हूँ जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो मैं 5th टाइप का रिएक्शन लेके चल रही हूँ, नॉन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म क्या होता है? हेलो मतलब हेलोजन। जैसे हम क्लोरीन ले लें तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन ले लें तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन ले लें तो आइडोफॉर्म। तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट करना तो आता ही है। सेम वैसे ही कोई भी रिएक्शन आप ले लेते हैं, आपको मालूम है उसमें ये यूनिट होनी जरूरी है, मैंने आर लगा दिया। आप इसके रिएक्शन कराने के लिए आप NaOH प्लस, जैसे उसमें तो I2 लेते हैं, लेकिन यहाँ I2 जरूरी नहीं, आप क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि हम टेस्ट कराते थे तो आयोडीन लेना जरूरी है। आपको मालूम है यहाँ 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, NaI के साथ मिलकर के बनाता है NaI, OH से बनेगा H2O। आइडोफॉर्म के लिए ये CH3 कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? आइडोफॉर्म में CHI3। आइडोफॉर्म का कलर क्या आता है? येलो पिपिटी। जो बचा वो देख लो RCO, ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको रिवाइज भी कराया था। और यहाँ से आ जाएगा ONA, RCOONA, ये सॉल्ट तैयार होकर के आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें आपने अगर क्लोरीन लिया तो यहाँ पे CHCl3 बन जाएगा, ब्रोमीन लेते तो CHBr3 बन जाएगा, लेकिन उनके कलर नहीं आएंगे फिर इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट लेते हो तो आपका ये कलर आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, 6th टाइप के रिएक्शन के ऊपर। जो 6 टाइप के रिएक्शंस हम लेके चल रहे हैं वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे अगर मैं इसमें आपको जो है मैं एग्जांपल लेती हूँ एरोमेटिक कंपाउंड का कोई भी, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं, CHO खोल के दिखाया मैंने आपको इसका। देखो अभी तक हमने 2 चैप्टर्स करे हैं। अगर हेलो अल्केन्स की बात करते थे तो बेंजीन के ऊपर था क्लोरीन, अल्कोहल फिनॉल की बात की तो हमने बेंजीन के ऊपर था OH। दोनों में ही क्या था? बेंजीन के साथ जो एलिमेंट अटैच था क्लोरीन, उसके पास थे लॉन पेयर। बेंजीन के साथ OH था तो O अटैच था, उसके ऑक्सीजन के पास भी थे लॉन पेयर। लॉन पेयर होने की वजह से दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिंग को दिए। रिंग को देने की वजह से ऑर्थो और पैरा पे क्या आ गया? माइनस का साइन। तो दीज ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा इन नेचर, ठीक है। बट अब की बार जो है बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट अटैचमेंट है वो है कार्बन। अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2-4, तो आउटर मोशल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब कार्बन के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है। अगर कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है तो कार्बन अपने कोई इलेक्ट्रॉन रिंग को नहीं देगा, वो क्या करेगा? बल्कि रिंग से लेगा, ठीक है। कैसे लेगा? आप देखो इसको, ये बॉन्ड गया ऊपर, अगर ऐसा होता है तो इसमें CHO पे आ गया माइनस का साइन, तो C पे आता है प्लस का साइन। कार्बन पे अगर प्लस का आ गया तो ये बॉन्ड उठ करके डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो बच गए हमारे पास 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव साइन, इसका पॉजिटिव हो गया खत्म, ये बन गई डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड जैसे ही ऊपर गया यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव साइन। ये हुआ पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पर ऑर्थो पे आ रहा है पॉजिटिव साइन। फिर वही बात है, ये बॉन्ड उठ करके यहाँ चला जाएगा, तो ये एज इट इज है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव CHO माइनस, यहाँ पर ये हो गया, इस पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड यहाँ घूम गया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया CHO माइनस, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, इसका प्लस हटाना है तो ये बॉन्ड ऊपर से आ जाएगा, तो ये कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो इस बॉन्ड को यहाँ ले आए, पूरा एज इट इज घुमा दिया। क्लियर हुआ होगा? अगर एक बार दोबारा चेक करके देखते हो तो हमने बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए। बेंजल्डिहाइड कर लो, बेंजोफिनॉन कर लो, किसी का भी आप करो, सभी में क्या होगा? बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट कार्बन का है, तो कार्बन जो है रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं बल्कि लेगा, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव साइन होने का मतलब दिस ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। याद रखना, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये चैप्टर है, इसमें आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे जिसका भी, दे ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, बिकॉज
बेंजीन इज डायरेक्ट अटैच्ड विद द कार्बन। ठीक है, अगर हम इनकी वही 5 रिएक्शंस कराते हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अगर हम सब वही कराते हैं इसके अंदर, सपोज अगर मैंने हेलोजिनेशन कराया, ठीक है, मैं इसका अटैचमेंट दिखा देती हूँ। CO आप कुछ भी ले सकते हो, एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, आपको जैसा लेना हो। सपोज मैं थोड़े कीटोन की अगर मैं बात कर लेती हूँ तो क्लोरीन, ब्रोमीन आप कुछ भी अटैक कर सकते हो। ठीक है, आपको कराओगे, आपको लेविस एसिड लेना पड़ेगा, AlCl3, FeCl3, आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। तो अटैक कहाँ होगा? एट मेटा पोजिशन। इसका क्या नाम है वैसे इस कंपाउंड का, अगर मैं देखना चाहूँ तो बेंजीन के साथ CH3CO। CH3CO क्या होता है? असाइल ग्रुप, तो मतलब एसिटोफिनॉल इसका नाम है इस कंपाउंड का। दिस कंपाउंड इज एसिटोफिनॉल। When acetophenone is reacted with bromine in the presence of Lewis acid, we get the meta product. रीजन मैंने आपको भी बताया, और HBr यहाँ से निकल जाएगा। रीजन मैंने अभी आपको बताया कि किस लिए होगा, बिकॉज इट इज मेटारेटिंग नेचर। अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं इसका, आप दूसरा रिएक्शन ले सकते हो नाइट्रेशन का। इफ वी स्टार्ट विद द नाइट्रेशन, नाइट्रेशन मीन्स addition of concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, HR जो आपको लेना है आप ले सकते हो। यहाँ पर कराते हो concentrated HNO3 add in the presence of concentrated H2SO4। सेम वही रिएक्शन है जो आप करते आ रहे हो, बस फर्क इतना है कि जो इसमें अटैक होगा इट मस्ट बी एट मेटा। इसमें है एल्डिहाइड कीटोन्स में है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सभी में। सिमिलरली सल्फोनेशन कराते हो, मैं सल्फोनेशन भी करा लेती हूँ यहीं पर साथ के साथ। सल्फोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो भी ऐसे ही है, इसका H, इसका H, इसका O निकल जाएगा। एंड वी गेट SO3H। ठीक है, सिमिलरली जो है मैंने आपको 3 रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बताई है, वी गेट द मेटा प्रोडक्ट। बट द मेन पॉइंट इज दैट, नोट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट शो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रिडल-क्राफ्ट का रिएक्शन शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन आता है वाई? बिकॉज फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। यहाँ जो लेविस एसिड चलता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3। क्वेश्चन आता है कि ये तो अभी हमने फर्स्ट वाला रिएक्शन था उसमें भी कराया, लेकिन उसमें हमें एक्सेस क्वांटिटी में लेना पड़ता है, थोड़ा हीट करना पड़ता है, कुछ कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, तो रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन मेनली ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो अगर हम ये कराते हैं और हमने लिया साथ में बेंजल्डिहाइड या जो भी आप लेना चाहते हो, ठीक है, H और R सब जो भी आप लेना चाहते हो, मेन जो CO है, कराते हो AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये तो है लेविस एसिड जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की है डेफिशिएंसी, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा, O पे आ गया माइनस, C पे आया प्लस, तो ऑक्सीजन इज CO वर्क्स एज लेविस बेस। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इट वर्क्स एज लेविस बेस, इट डायरेक्टली कंबाइंस विद द AlCl3। ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टुवर्ड्स द AlCl3 एंड फॉर्म अ बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, और कोई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दैट्स व्हाई AlCl3 इज नॉट बिजी, इट इज नॉट फ्री फॉर द रिएक्शन। So aldehyde, ketones and carboxylic acid do not show Friedel-Crafts reaction because AlCl3 gets bonded with the Lewis base CO. That's why it is not free for carrying out the reaction. Clear? तो इसके साथ जो है ऑलमोस्ट जो है मैं बात करूं तो हमारा पूरा का पूरा एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म हो गया है खत्म हो गया है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप वो पूछ सकते हो, लेकिन अपना साथ के साथ इस पर बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। कोई डाउट्स आते हैं तो हम देख लेंगे, फिर हम डायरेक्ट पहुंचेंगे सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर। क्वेश्चंस रिगार्डिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक पहले भी क्वेश्चन कराया था, अब यहाँ पर एक बार फिर से है। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ, क्वेश्चन है जिंक अमलगम
जिंक का अमलगम आपको मालूम है, आप ऐसे लिख लेंगे एंड HCl, तो उसने डायल्यूट HCl लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेते हो तो क्या होगा, आपको मालूम है क्लीमेंसन रिडक्शन है, दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। और क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, 1H 2H 3H 4H 4H हाइड्रोजन जो है कंबाइन होते हैं, ठीक है, और वी गेट प्रोडक्ट CH3 + H2, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर बन करके आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन है इसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट्स विद टॉलेंस रिएजेंट, अगर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो आपको मालूम है 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, AgNH3, ये जो है एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, COOH, ये अपना H+ रिलीज कर देगा और ये H+OH- के साथ जुड़ कर क्या बना देगा, वाटर। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको एक कंपाउंड दे रखा है पैरा डैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। इसमें पूछा है कि आपको इसका ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो आप देख सकते हो बेंजोफिनॉन क्या होता है, आपको मालूम है फिनॉन क्या होता है, बेंजीन के साथ CO, ये फिनॉन है, और बेंजो है तो ये क्या हो गया, बेंजोफिनॉन। और इसमें कह रहा है पैरा पोजीशंस के ऊपर क्या लगा हुआ है, डाइहाइड्रोक्सी, 2 OH लगे हुए हैं, 2 पोजीशन है आपके पास, तो इसका पैरा पोजीशन कौन सा है, ये, तो इसका OH यहाँ आ गया, इसका पैरा पोजीशन कौन सा है, ये, तो इसका OH यहाँ आ गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास पैरा डैश डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। एक और भी ऐसे मैं कंपाउंड ले लेती हूँ, IUPAC नेमिंग दे रखी है जिसकी, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, अब जैसे ये है पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन, तो सबसे पहले मैं बात करूँ फिनॉन की, तो फिनॉन आपको मालूम ही है बेंजीन के साथ क्या अटैच है, CO, ये हमारे पास हो गया फिनॉन। और प्रोपियो मतलब 3 कार्बन होने चाहिए, प्रोप तो 1 कार्बन तो ये है ही, तो 2 कार्बन होगा ये इसके साथ में, और इसकी पैरा पोजीशन पर लगा है NO2 ग्रुप, ये पैरा पोजीशन इसकी कौन सी होगी, नीचे को होगी, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। जैसे अगर हम और भी कंपाउंड्स लेके चले, जैसे सपोज हमारे को एक जो है बाय नेम रिएक्शन नेमिंग करने को भी दे रखी है, जैसे हमारे पास है OHC C6H4 CHOP, इसका क्या मतलब है, OHC मतलब ये तो हो गया CHO, C6H4 ये हो गई हमारे पास बेंजीन, फिर इसकी CHO है लेकिन पैरा पोजीशन पर है, तो ये हो गया। अब जब ऐसा हो ना, देखो अगर इसका ये नहीं होता तो ये नाम हो जाता बेंजल्डिहाइड। अभी एक और भी है, दोनों को हम रिंग में कन्वर्ट जो है चेन में ले नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप का लगा हो और अगर हम उसको चेन में इन्वॉल्व नहीं कर पाए, तो आप छोड़ दो सारों को, दोनों को मैंने छोड़ दिया, तो ये मेरे पास हो गया बेंजीन, ठीक है। नंबरिंग करते तो ये 1 और ये 4 है, 1 2 3 4, तो इसके 1 और 4 पोजिशन पर 2 सेम ग्रुप्स हैं, तो डाई हो गया, ठीक है। क्या है, एल्डिहाइड, तो हम एल्डिहाइड नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका कार्बन भी जो है इन्वॉल्व नहीं हो रखा, तो हमने नाम क्या दिया, पूरा कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम आ गया कार्बल्डिहाइड, ठीक है। जैसे और भी अगर हम लेके चलते हैं इस तरह के, तो मेरे पास एक और भी फंक्शनल ग्रुप जिसे मुझे दे रखा है यहाँ पर, CH3 CH CH3 CH2 C CH3 ट्वाइस CO CH3, कैसे खोल के लिखेंगे, CH3 CH के साथ है CH3, फिर है CH2, फिर है C के साथ लगे 2 CH3, फिर है CO, फिर है CH3। आप नेमिंग करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या टर्म आ गई, हेक्स, 2 पे लगा है, सॉरी डबल बॉन्ड है ही नहीं, जहाँ सिंगल है तो हेक्सेन, ठीक है। इसके 2 पे लगा है कीटोन, तो हेक्सेन 2 ऑन, यहाँ O आ रहा है तो इसलिए मैंने इसका E हटा दिया, हेक्सेन 2 ऑन, ठीक है। और इसके 5 पे 3 पे और 3 पे क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप्स, तो 3 3 5 3 बार है तो ट्राई मिथाइल,
335 ट्राइमिथाइल हेक्सेन 2 ऑन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, यहाँ पर आपको ना कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। जैसे मैं लेती हूँ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का अगर मैं स्ट्रक्चर देखती हूँ तो क्या होगा, आपको मालूम है एसिड 2 कार्बन होने चाहिए। एसिटल ये होता है एसिड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड। दूसरा हमारे पास है एसीटोन। कीटोन की बात कर रहे हैं आपकी बार, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है ये, CH3COCH3 एसीटोन। फिर उसके बाद आता है डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, तो कीटोन में डाई टर्शरी ब्यूटाइल, अब RCOR होता है, दोनों एक चीज एक जैसे होनी चाहिए। टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, जिसमें टर्शरी मतलब 2 ब्रांच है, तो चेन में कितने आएंगे 2, बाकी चेन इस तरीके से दोनों तरफ सेम। कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो चौथा कंपाउंड है वो है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। इसमें भी क्या है, RCOR है। एक तरफ तो ये कह रहा है मिथाइल है और एक तरफ टर्शरी ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल मतलब मैंने अभी बताया 4 कार्बन, जिसमें 2 तो आएंगे चेन में, 2 आएंगी ब्रांचेस, टर्शरी है ना। तो ये 4 कंपाउंड हो गए। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स HCN। HCN के साथ रिएक्शन करानी है, आपको ये बताना है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम सबसे कम। तो आपको याद होगा HCN के साथ आप रिएक्शन कराते हो तो वी गेट द साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन बनेगा सभी के अंदर। और साइनोहाइड्रिन का जो ये रिएक्शन है ये कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में कि अगर हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में, तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्यों, एल्डिहाइड में क्या होता है RCHO, कीटोन में क्या होता है RCOR। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर मैं देखती हूँ तो ये ऊपर जाएगा दोनों में, तो O पे क्या आएगा माइनस का साइन, कार्बन पे क्या आएगा प्लस का साइन। कार्बन पे प्लस है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। तो दोनों में किस में इजी है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना, वो इजी है एल्डिहाइड्स में, क्योंकि एल्डिहाइड्स में एक R ग्रुप होता है, कीटोन्स में 2 R ग्रुप होते हैं। एल्डिहाइड्स में एक R ग्रुप है तो वहां पर इजी। स्टीरिक हाइड्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो कीटोन शो द स्टीरिक हाइड्रेंस। स्टीरिक हाइड्रेंस होने की वजह से कीटोन्स में रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, एल्डिहाइड्स में ज्यादा। और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट बताया कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट है, 2 R ग्रुप है, तो वो क्या कर देंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो मैंने जो आपको 4 कंपाउंड्स बताए उसमें 2 कीटोन्स है और 2 एल्डिहाइड्स हैं। जैसे एसिटल्डिहाइड